तो आज हम लोग क्लास 12 के जो नेक्स्ट अब पाठ्यनिहित प्रश्न थे उसको हल करते हैं। प्रश्न 11 कहता है कि उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। माने ऐसे आपको तत्व का नाम लिखना है तो टूट जाते हैं। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे धातुएं प्रबल अपचायक होती है। अपचायक इसलिए क्योंकि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालते हैं, अतः इन्हें निष्कर्षित करने हेतु इनका गलित विलयन प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 12 आप देख रहे हैं, कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7 2 माइनस आयनों के एक मोल की अपचयन के लिए कुल कितने विद्युत की आवश्यकता मात्रा की आवश्यकता होगी। देखिए, आप इस क्रोमीन का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे ना तो 6 आएगा। 6 आएगा, दिख रहे हैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया भी है। तो आप सीधे यहाँ पर आइए, लिख सकते हैं 6 मोल इलेक्ट्रॉन अथवा 6 फैरेड विद्युत की आवश्यकता होगी। और 6 गुणे जो फैरेड है 96,500 उसमें गुणा कर देंगे तो 579 और यहाँ पर 000 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल को चार्जिंग का क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से कीजिए। देखिए, तो आपको चार्जिंग के दौरान आप जानते होंगे कि जो आपका लेड सल्फेट होता है वह आपके लेड में और सल्फेट में टूट जाता है। 2 माइनस है यहाँ पर, तो संतुलित करने के लिए 2 माइनस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद से लेड सल्फेट होता है, वह जल से क्रिया करके लेड ऑक्साइड और जो होता है सल्फेट और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। यानी कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि जो चार्जिंग किया जाता है तो पहले टूटता है लेड सल्फेट अलग अलग भागों में, लेड में सल्फेट में, फिर जब उस डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर लेड और सल्फेट आपस में मिल जाते हैं और लेड सल्फेट का निर्माण हो जाता है। प्रश्न 14 है कि हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 अन्य पदार्थ का नाम बताइए। हम पढ़े थे ना, सामान्यतः ईंधन सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है और इनके साथ आप कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन तथा CH3OH मेथिल एल्कोहल का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न 15 समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने के कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल बनाता है। जंग आप पढ़े थे, संचालन भी पढ़ाया गया था कि वायु और जल के संपर्क में लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। इससे धातु के धरातल पर कई प्रकार के परत जम जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हैं। तो जब वायु और जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस पर लोहा पर जंग लग जाता है तो इसी को संचालन या जंग लगना कहते हैं। तो इस तरीके से बता सकते हैं। आज से हम लोग एक बार फिर नेक्स्ट जो बातें शुरू करने जा रहे हैं उसके आगे अब हम लोग अभ्यास प्रश्न के पास चलेंगे। प्रश्न 1 है, कहता है कि निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें एक दूसरे उसके लवण को विलयन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए, आपको एक सूत्र मैंने पढ़ाया था, पशु के माई जी अल्लाह के पसंगा है। तो पशु का मतलब होता है पोटेशियम, तब आपका सोडियम, यानी पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इससे कम आपका सोडियम। पशु के उसके बाद से कैल्शियम, माई उसके बाद से मैग्नीशियम, जी का मतलब जिंक, अल्लाह उसके बाद से से आपका होता है एल्युमिनियम हो जाएगा, ल से आपका लेड हो जाएगा, ह से हाइड्रोजन, पसंगा से पारा, स से सिल्वर, ग से गोल्ड। क्रियाशीलता घटते हुए आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होगा मैग्नीशियम है, देख रहे हैं ना, पशु के माई जिससे बता सकते हैं। उससे कम एल्युमिनियम है, उससे कम जिंक है, उससे कम लोहा है, उससे कम कापर है। तो इस तरीके से सजा कर लिख सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आप 2 देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल है। 2 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के रूप में लिखिए। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ ना कि जो अपचायक क्षमता होता है, जो आपका अपचायक क्षमता होता है वह इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, अपचायक जो होता है इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक होगा उसका अपचायक क्षमता उतना ही कम होगा। समझ गए? जिसकी इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक होगा उसका अपचायक क्षमता उतना ही कम है। तो देखिए, सबसे अधिक जो
अगर बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन विभव का मान तो वो चांदी का है, तो इसीलिए इसका अपचायक क्षमता सबसे कम होगा। उससे कम जो इलेक्ट्रॉन विभव है उससे कम हुआ 7-9 है। तो ऐसे और इस तरीके जितने कम मान होंगे सजा कर लिख सकते हैं। पोटेशियम का सबसे कम मान आप देख रहे हैं ना, माइनस में है और 2.30, इसीलिए सबसे कम इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 3। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। आपका जिंक है, फिर Ag है, Ag पर 2+ है, फिर जिंक पर 2+ Ag, तब बताइए। कहता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। तो आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं कि जो आपका एनोड होगा, एनोड वो आपका ऋणात्मक होगा। जो एनोड होगा उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह ऋणात्मक है। और सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन होगा, तो आप यहाँ पर सिंपल में उत्तर लिख सकते हैं सिल्वर। जो सिल्वर होगा, इस सिल्वर से धारा बहेगा। और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाले अभिक्रिया, तो अभिक्रिया आप देख रहे हैं ना, कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी इसके लिए 2Ag+, यानी जो Ag+ होगा Ag में टूटेगा। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। एनोड पर जो होगा जिंक, जिंक से 2+ और 2-, ये आप बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 है और कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। क्रोमीन है, कैडमियम है और फिर ये रिएक्शन दिया गया। 2 आपके क्वेश्चन है। क्या क्या निकालना है। उपयुक्त अभिक्रिया से आपको ΔG0 का मान निकालना और फिर साम स्थिरांक जहाँ भी कहेगा तो इसका मतलब आपको K का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। सिंपल बहुत है। पहला समीकरण जो आप देख रहे हैं उसको Cr से Cr3 में ऑक्सीकरण हुआ है, तो आप इसको सेल निरूपण करेंगे। देखिए इस तरीके Cr से Cr3 और यहाँ पर डबल डैश अलग अलग बताने के लिए, और यहाँ Cd के ऊपर 2 से केवल Cd आप चयन हुआ, Cd के ऊपर 2 से Cd। चलिए तो अगर आप एनोड पर दिखाते हैं तो Cr3 में टूटेगा। संतुलित करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और यहाँ पर कैथोड पर दिखाते हैं तो Cd2+ 2 इलेक्ट्रॉन और Cd में टूटेगा। देखो यहाँ पर -3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन है। कटना माइनस, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो कटना तो चाहिए, तो इसीलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो सब में 2 से हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे, सब में 3 से गुणा तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, फिर ये रिएक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं E0 सेल का मान। तो E0 सेल बराबर E दायां, E बायां, दायां और E बायां। तो आप उसको कैडमियम लिखेंगे, फिर आपके क्रोमियम लिखेंगे, क्योंकि कैडमियम में अपचयन, पहले अपचयन होता है फिर ऑक्सीकरण होता है। अपचयन का मान आपको मालूम होता है, दिया भी रहता है सवाल में। जो E0 Cd के ऊपर 2+ देख रहे हैं -0.40 वोल्ट, माइनस इसका मान -0.74 वोल्ट, और जैसे वैसे ही इसको लिख देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 0.74 वोल्ट, घटा देंगे तो 0.34 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद से आपको ΔG का मान निकालना है, तो ΔG बराबर -1 ऑफ E0 से। तो अब क्या करेंगे, बस आपको मान को भरना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको करना ये है कि अब यन का मान जो है ना, यन का मान जो है वो आपका 6 दिया है। यफ का मान जो देख रहे हैं 96,500 होता है। E0 सेल का मान इतना होता है। तो ΔG बराबर यन का मान 6, यफ और E0 सेल रख देंगे तो -1.968 × 10⁵ आ जाएगा। K का मान, इसी को हम लोग कहते हैं साम स्थिरांक। तो ΔG बराबर -2.303 RT log K। तो R बराबर 8.3, देखिए R का मान इतना होता है, T का मान इतना होता है, ΔG का मान इतना आया है। आप जो समीकरण होता है उस समीकरण में रख देंगे तो देखिए पढ़े हुए थे हम लोग ना, उसी समीकरण में इस पूरे मान को हम लोग रख देते हैं। यहाँ जो ये समीकरण देख रहे हैं इसमें पूरा मान रखेंगे तो जहाँ ΔG है उसके जगह पर इतना आया है -2.303 गुणे R का मान 8.314 गुणे T का मान 298 लाख के वहीं लाग के जैसे है वैसे ही रखिए, बाकी सब आपके नीचे आ जाएगा। ये जो है वो सही रखेंगे तो लाग के बराबर इसको हल करेंगे 34.49, तो के बराबर NT लाग 34.49, तो के बराबर 3.1 × 10⁻34 आ जाएगा।
उसके बाद से सेकेंड वाला सवाल भी आप देख रहे हैं, सेम वैसे ही इसको भी लगाना है, लेकिन इसमें जो रिएक्शन लिखा गया है आप देख रहे हैं, Fe पर 2 प्लस और Fe पर 3 ऑक्सीकरण हुआ है और ये अपचयन है। तो आप रिएक्शन भी देख लिए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे तो एक दायां पक्ष में एक बायां पक्ष में दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर भी ई नाट सेल का मान निकाल लेते हैं। तो ई नाट सेल बराबर ई नाट दायां माइनस ई नाट बायां। तो ई नाट ए जी ये जो मान है उसको रखेंगे, और जब मान रखेंगे तो इसका मान होता है 0.80 वोल्ट माइनस इसका मान होता है 0.77 वोल्ट। जब हल करेंगे तो 0.03 वोल्ट आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से डेल्टा जी का मान निकालेंगे माइनस यान या ई नाट सेल से। तो निकालते हैं। तो अब फिर वही बात होगी जो आपके मान दिया गया, ई नाट का मान आपका निकल कर आ चुका है 0.03 वोल्ट। डेल्टा ई जी का मान निकालेंगे तो यन एफ और क्या होता है ई नाट सेल, तो यन का मान -1 होता है, और एफ का मान 96,500, ई नाट सेल का मान 0.03 हल करेंगे तो माइनस आपका आ जाएगा 2895 जूल प्रति मोल। तो डेल्टा जी का मान आपका निकल गया, किलो जूल मोल में आप लिख सकते हैं। अब आपको साम स्थिरांक निकालना है, के का मान आपको निकालना है। तो के के लिए डेल्टा जी नाट बराबर -2.303 RT लाख के होता है। अब इसका मान लाख के बराबर डेल्टा जी वैसे ही रखेंगे, और ये जितना इसके साथ जुड़ा हुआ इंटू में बट्टा में आ जाएगा। मान भर देंगे 2895 है, फिर आपका 2.303 8.314 गुना 298 हल कर देंगे, इतना ही आंसर आपका हो जाए। अभी नहीं आंसर हुआ है ना, यहाँ लॉग है तो इधर आ गया एंटी लॉग में देखेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही आंसर लिख कर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सेलों के 298 केल्विन पर नरनस्ट समीकरण और EMF लिखिए। नरनस्ट समीकरण और EMF लिखना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ Mg से Mg2 हो गया, इसका मान इतना दिया है, और Cu2 प्लस से Cu हो गया, हालांकि जो आपके टूटता है उसका मान यहाँ पर दिया गया है। तो Mg और इक्वेशन का चिन्ह Mg के ऊपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Cu के ऊपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर हो जाएगा। तो अब रिएक्शन जब लिखेंगे देखिए दोनों में जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो रिएक्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ई सेल का मान निकालना है। तो ई सेल बराबर ई नाट सेल माइनस यहाँ पर RT अपॉन यान एफ, और यहाँ पर यन Mg2 प्लस उत्पाद वाला पहले लिखेंगे ना, तो Mg2 प्लस कापर लिख लीजिए Mg, अभिकारक वाला कापर 2 प्लस। हालांकि ये देखिए दोनों का मान 1 होगा, कापर का भी मान 1, Mg का भी मान 1। तो ई नाट सेल में RT जो बचा उसको लिख दिए। अब देखिए ये कैसे मान निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए जो अपचयन होगा वही कापर 2 प्लस से Mg2 प्लस घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो इसका मान देखिए, इसका जो मान दिया गया है 0.34 माइनस इसका मान दिया गया -2.36 माइनस इसको जब हल करेंगे तो 0.0295 लाग इसका मान 10 रख देंगे, तो इतना आया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर जब चलते हैं तो आ जाता है आपका 2.7 माइनस 0.0295 लाख 10। तो ई सेल बराबर 2.7 वोल्ट माइनस 0.0295 वोल्ट 2.68 वोल्ट। तो इस तरीके से इतना मान आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी सवाल आप देख रहे हैं। सेकेंड नंबर दिया गया है Fe से Fe2 प्लस, और इसका मान दिया गया 0.001 M, H प्लस से H2 प्लस इतना दिया गया है। तो Fe2H प्लस Fe2 प्लस इतना दे दिया। तो ई सेल बराबर ई नाट सेल माइनस RT अपॉन यन एफ, यन ई एफ के ऊपर 2 प्लस H के ऊपर प्लस का स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसके साथ 2 है। उसके बाद से आप जानते होंगे इस सेल के निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे, और आपको याद होना चाहिए इसका H का मान जो होता है 0, और इसका जब आप देखेंगे तो -0.044 वोल्ट। ये अब इसको जब आप भाग दे देंगे तो 3 गुणे यहाँ पर 0.0 इतना आपका आंसर आ जाएगा, और फिर आप जब हल करते चले जाएंगे तो 0.55। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी देख रहे हैं आप, आराम से इसको भी हल कर सकते हैं। बात वही होगी, मान रखना है और मान रख कर हल कर देंगे तो आंसर आपकी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में आप देख रहे हैं कि इसको भी आपको ऐसे ही लगाना है। 4 में जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर
प्लेटिनम दिया गया है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन माइनस है, इस तरीके से दिखाया गया आपका। तो जो रिएक्शन होगा उसके बाद से मान आप भरते चले जाएंगे और भर करके जब हल करेंगे तो आपका जो होगा आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ई सेल बराबर 1.288 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि घड़ियों और अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती है। जिंक है, सिल्वर ऑक्साइड है, Ag2O प्लस जल है तो जिंक 2+ में और 2Ag और 2OH में टूट जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन में ये कहता है कि अभिक्रिया के लिए डेल्टा G0 और E0 का मान बताइए। तो ये जिंक है और यहाँ पर जिंक के ऊपर 2+ और प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कि Je लिखा गया है और जिंक का मान -0.76 होता है और यहाँ से अगर Ag का मान निकलेंगे तो 0.34 वोल्ट होता है। E0 का मान दिया गया तो E0 सेल बराबर E0 Ag वाला माइनस E0 जिंक वाला है तो Ag का मान 0.344 वोल्ट। हालांकि इसका मान जो होता है -7.6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1.104 वोल्ट हो जाएगा। डेल्टा G0 का मान पूछता है तो माइनस यान एफ E0 सेल यन का मान 2 हम लोग रख देंगे, एफ का मान 96,500, E0 का मान 11.04 तो -2.134 × 10⁵ आ जाएगा। उसके बाद से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन ये कहता है कि किसी वैद्युत अपघटय विलयन की चालकता और मूलक चालकता का परिभाषा लिखिए और इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। देखिए वह चालकता के बारे में अगर कोई पूछता है ना तो आप बता सकते हैं कि चालकता या विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बहुत सिंपल है कि जो चालकता या इसी को विशिष्ट चालकता होता है वह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद से अगर कोई आपसे पूछे कि मोलर चालकता किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि अलग चालकता को कापा से डिनोट करते हैं। 1 मोल वैद्युत अपघटय द्वारा उत्पन्न आयनों के द्वारा जो चालकता उत्पन्न होता है उसे मोलर चालकता कहते हैं और इसे लैम्डा एम द्वारा दर्शाया जाता है। मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध तो याद रखेंगे, लैम्डा एम बराबर K × 100 1000 बटा में एम आपका मोलरता है, K आपका चालकता है और लैम्डा एम आपका मोलर चालकता है। तो मोलर चालकता में संबंध भी पूछा जाएगा तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं, लैम्डा एम बराबर K × 1000 बटा में एम आपका मोलरता है। उसके बाद से नेक्स्ट जब आप चले जाएंगे तो आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, यहीं पर दिया गया है कि चालकता के बाद जो आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन ये कहता है ना कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है तो इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। बहुत सिंपल है, K का मान दे दिया। देखिए जब भी चालकता कहेगा तो वही K कापा जिसको कहते हैं मोलरता इतना दे दिया है। मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर K × 100 बटा मोलरता। मान रखिए K का मान 0.0248 × 1000 बटा में 0 जो दिया गया उसको रख देंगे 20 तो लैम्डा एन का मान 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। तो ये मोलर चालकता आपकी निकल जाएगी। आप उसके बाद से आगे जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है और 9 नंबर ये कहता है इसमें कि 298 केल्विन पर चालकता सेल जिसमें 0.001 मोल KCl विलयन है का प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि आगे कहता है यदि 0.001 मोल KCl विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 × 10⁻³ सीमेंस प्रति सेंटीमीटर हो तो सेल स्थिरांक क्या होगा। देखिए पहले तो सेल की प्रतिरोधकता दे दिया है, कापा का मान 1500, चालकता हो जाएगा 1 बटा प्रतिरोधकता। उसके बाद से विलयन की चालकता कापा का मान है जो दिया गया उसको लिख देंगे तो सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटा निरीक्षीय चालकता। तो विशिष्ट चालकता जो आपका है यहाँ पर दिया गया 0.146 × 10⁻³ निरीक्षीय चालकता 1 बटा 1500। आप हल करेंगे तो 0.146 × 10⁻³ × 1500 आ जाएगा तो सेल स्थिरांक का मान 0.219 प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देता है कि 298 केल्विन पर सोडियम क्लोराइड की विभिन्न सांद्रताओं पर चालकता का मापन किया गया जिसका आंकड़े निम्नलिखित है। सांद्रता है 0.001, 0.010, 0.020, 0.050, 0.110,
और 10 के ऊपर दी, ये सब मान आपका दिया गया है। तो सभी सांद्रताओं के लिए लैम्ब्डा एम का परिकलन कीजिए और लैम्ब्डा एम तथा कली में सी के मध्य एक आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो का बराबर जो दिया गया 1.237 गुना 10 के पावर -2, सी का मान है 0.001, इस तरीके से आप बता सकते हैं।